नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस इन्वायरमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे एक्विजिशन स्ट्रैटेजी के बारे में और साथ में डिफरेंस के बारे में भी जानेंगे। एक्विजिशन स्ट्रैटेजी और मर्जर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट है, यानी बीबीए या फिर बीकॉम या फिर एमबीए के स्टूडेंट है, तो एक्विजिशन जो है आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अगर आप सीएमए कर रहे हो या फिर सीए कर रहे हो या फिर और भी अदर कोर्स कर रहे हो जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसे कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसका बहुत सारा टॉपिक भी है। और आपके ये इसका एक अलग चैप्टर भी होगा एक्विजिशन स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसे आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करें एक्विजिशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो एक्विजिशन इज डिफाइंड एज अ कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन वेयर वन कंपनी परचेजेज अ पोर्शन ऑफ या फिर पोर्शन और ऑल ऑफ अनदर कंपनी शेयर और एसेट्स। एक्विजिशन का मतलब होता है कि लाभ। यहाँ पे हम लोग अगर दूसरे लैटिन वर्ड में समझेंगे तो एक्विजिशन का मतलब होता है लाभ। कि अगर कोई कंपनी जो है किसी बिजनेस को करके बहुत ज़्यादा लाभ कमा लिया, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, तो वो क्या करता है, किसी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर उसका कुछ शेयर खरीद लेता है, या तो फिर वो दूसरे कंपनी को ही खरीद लेता है। और साथ में ये भी हो सकता है कि वो दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके एक नया कंपनी बना ले। ये होता है एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे यही बताया गया कि एक्विजिशन इज डिफाइंड एज अ कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन वेयर वन कंपनी परचेजेज अ पोर्शन और ऑल द अनदर कंपनी शेयर और एसेट्स। तो यहाँ पे जैसे कि कंपनी का कोई भी पोर्शन बोला गया, जो कंपनी एक्विजिशन किया है, जो कंपनी को लाभ मिला है, वो क्या करता है, उस पैसे को, उस लाभ के पैसे को लेके किसी कंपनी का छोटा सा पोर्शन खरीद लेता है शेयर के नाम पे या फिर एसेट के नाम पे, या फिर उसका पूरा का पूरा कंपनी खरीद लेता है। जो उसके छोटे प्लेयर्स होते हैं, यानी कि मार्केट में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक तो बड़े प्लेयर्स, एक तो छोटे प्लेयर्स। अगर आप 1992 का स्कैम वेब सीरीज़ को देखे होंगे तो उसमें हम लोग को आराम से बताया गया कि जो शेयर मार्केट है, हर्षद मेहता और भी जो बिग बुल्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो कोई छोटा शेयर मार्केट जो है, जिसका छोटा शेयर मार्केट है, उसको किस तरीके से वो ऊपर लेके जा रहे हैं, या फिर जो जिसका डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, उसका शेयर को किस तरीके से नीचे लेकर आ रहे हैं, ये वहाँ पे बताया गया। तो यहाँ भी वही होता है कि जो छोटा कंपनीज होता है उसको बड़ा कंपनीज क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, या तो उसका कुछ परसेंट शेयर जो है अपने पास रख लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो अंडर कंट्रोल होता है, बड़ा कंपनीज का जो छोटे कंपनीज पे कंट्रोल आ जाता है, उसका एक तो बिल्ड बन जाता है, उसका टारगेट कंपनी का दूसरा हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ बदल जाता है, उसका कैप्चर ऑफ साइनर्जीज जो है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे एक्विजिशन स्ट्रैटेजी को यही बोला जाता है। एक्विजिशंस आर टिपिकली मेड इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ एंड बिल्ड ऑन द टारगेट कंपनी स्ट्रेंथ्स एंड कैप्चर साइनर्जीज। एक्विजिशन स्ट्रैटेजी यही होता है। अब हम लोग उसके कुछ एडवांटेज जानेंगे कि जब एक्विजिशन स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है कोई कंपनी तो उसका क्या क्या एडवांटेज हो जाता है, या फिर अगर कोई कंपनी नया कंपनी बना रहा है तो क्या हो जाता है। रिड्यूस एंट्री बैरियर्स। जब आप, जैसे कि आप अगर कोई नया कंपनी खोल रहे हो, आप एकदम स्टार्टअप कर रहे हो, आपका कोई लाभ नहीं है, बस एक कैपिटल से कंपनी खोल रहे हो, तो उस समय मार्केट में ढुकने के लिए आपको बहुत सारा दुविधा, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले। बैरियर्स का मतलब होता है कि बाधा। आपको बहुत सारा बाधा देखने को मिला कि आप इधर से निकले तो उधर ने पकड़ लिया, उसने पकड़ा, वहाँ से निकले तो तीसरे ने पकड़ लिया। इस तरीके से आपको बहुत सारा बाधा देखने को मिलेगा। लेकिन यही क्या होता है कि अगर आप एक बड़ा प्लेयर है, मार्केट का बड़ा प्लेयर है, और साथ में अपना लाभ लेकर जो नया कंपनी आप बना रहे हैं, तो उस कंपनी के साथ अगर नए मार्केट में आओगे तो आपको इतना ज़्यादा बैरियर्स, आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने नहीं मिलेगा उस कंपनी को। क्यों? एक हो सकता है
कि आप जिस कंपनी में मतलब जिस कंपनी के थ्रू आ रहे हो उस कंपनी का गुडविल अच्छा हो सकता है उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं कि आपका जो है बैरियर्स जो है बाधा जो है वो कम हो, या फिर आप उसी कंपनी के नाम पे लेके आ रहे हो। अगर ABC कंपनी आपका पहले था, अभी भी आप उस नाम को चेंज नहीं किए हो, ABC कंपनी ही उसको रखे हुए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट बेस जो है उसको आपने चेंज नहीं किया, आप उसी क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये भी हो सकता है। तो ये सब होता है बैरियर्स, आपका बैरियर्स जो है बाधा जो है कम होता रहेगा। अगर आप नया कंपनी मार्केट में लेकर आ रहे हो, एकदम स्टार्टअप किए हो, तो उस समय आपको क्लाइंट ढूंढने में, अपना बेस बनाने में, मार्केट फेस वैल्यू बनाने में, प्लेस वैल्यू बनाने में टाइम लगता है। तो यही सब प्रॉब्लम्स देखा जाता है। तो यहाँ पे रिड्यूस एंट्री में यही होता है। विथ एक्विजिशन अ कंपनी इज एबल टू एंटर इनटू न्यू मार्केट्स एंड प्रोडक्ट लाइन्स इंस्टेंटनेसली with a brand that is already recognized, with a good reputation and an existing client base. An acquisition can help to overcome market entry barriers that were previously challenging. Market entry can be a costly scheme for small business due to expenses in market research, development of an product, and the time needed to build a substantial क्लाइंट बेस। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया रिड्यूस एंट्री बैरियर्स, यहाँ पे वही इसमें भी बताया गया कि जो भी नया कंपनी जो आ रहा है, जो पहले से एक कंपनी था उस कंपनी को लेकर आ रहा है मार्केट में, तो उसमें जो है ब्रांड तो पहले से है, उसका ब्रांड रिकॉग्नाइज सभी को है, पहले से मालूम है उसके बारे में कि वो क्या प्रोडक्ट बनाता है, उसका प्रोडक्ट का रेपुटेशन क्या है, उसका मार्केट में क्लाइंट किस तरीके के हैं, कितने हैं, ये सब। उसके बाद और ये क्या हेल्प करता है मार्केट में ओवरकम जितने भी बैरियर्स, जितने भी प्रॉब्लम्स है प्रीवियस चैलेंजिंग जो थे, जो आपको क्लाइंट ढूंढना है, मार्केट में आना है, अपना ग्रोथ आपको दिखाना, आपका फेस वैल्यू दिखाना, इन सभी ये सारे चैलेंजेस को आप पहले से फेस करके रखे हुए और आपका ये सब कंप्लीटेड है। उसके बाद मार्केट एंट्री कैन बी कॉस्टली स्कीम। हो सकता है आपका मार्केट में इस प्रोडक्ट को, जो आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उसका स्कीम जो है कॉस्टली हो हर कंज्यूमर के लिए। स्मॉल बिजनेस में एक्सपेंसेस, मार्केट रिसर्च करना आपको कम पड़ सकता है, उसके डेवलपमेंट नया नया प्रोडक्ट आ सकता है, उसका फिर टाइम भी थोड़ा बहुत लग सकता है। इसमें टाइम तो लगता ही है, हालांकि कि आप अगर नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उस प्रोडक्ट का प्राइस भी काफ़ी महंगा है, तो हो सकता है कि आपको अपना बिल्ड करने में, अपना फेस, अपना प्लेस बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, उस क्लाइंट बेस बनाने में आपको टाइम लग सकता है। यही होता है रिड्यूस बैरियर्स। अब आता है यहाँ पे मार्केट पावर। मार्केट पावर से हम लोग क्या समझते हैं? मार्केट में जो भी आपका प्रोडक्ट चल रहा है या फिर आपका जो प्रोडक्ट आने वाला है, उसके बारे में लोगों को कितना दिलचस्पी है, उसके ऊपर लोगों का कितना दिलचस्पी है, उसको लोग किस तरीके से उस चीज़ का इंतज़ार करें। जैसे कि अगर कोई मूवी आने वाला होता है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड गेम, एवेंजर्स एंड गेम जो था, उसमें क्या हुआ था कि पूरे यूनिवर्स के, मतलब पूरे पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सभी को एंड गेम देखने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया था कि मुझे एंड गेम देखना है। थैनोस ने जो भी था, उस मूवी का जो भी कॉन्सेप्ट था, मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, उस मूवी का जो भी कॉन्सेप्ट था वो किस तरीके से हुआ, किस तरीके से चल रहा है, इन सभी के बारे में जानना है। तो ये भी था एक कि पहले से इंतजार चल रहा है कि वो क्या होने वाला, अगला कदम क्या आने वाला, कंपनी क्या लेकर आने वाला है, ये सब देखना। तो मार्केट पावर यही होता है। एन एक्विजिशन कैन हेल्प टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ योर कंपनी क्विकली इनफ। इवन tough competition can be challenging. Growth through acquisition can be helpful in gaining a competitive edge in marketplace. तो यहाँ पे एक्विजिशन क्या मदद करता है? इंक्रीज मार्केट शेयर को, आपका कंपनी का क्विकली आपका जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ा देगा कि मार्केट में आपका क्या फेस वैल्यू, वो सब देख के। उसके बाद इवन टफ कंपटीशन कैन बी चैलेंजिंग, और जो भी कंपटीशन, चैलेंजिंग कंपटीशन है, उन सभी में थोड़ा सा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, उसमें आपको गेन देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एज में आपको मार्केट प्लेस में नया नया गेनिंग देखने को मिलेगा, एक्विजिशन नया लाभ देखने को मिलेगा। एक्विजिशन यानी कि लाभ आपको देखने को मिलेगा।
और बहुत सारे ऐसे बड़े छोटे बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं, उनसे आपको भी हेल्प मिलेगा। उसके बाद आता है न्यू कंपटीशन एंड रिसोर्सेज। न्यू कंपटीशन एंड रिसोर्सेज में क्या होता है, अ कंपनी कैन चूज टू टेक ओवर अदर बिजनेस टू गेन कॉम्पिटेंसीज एंड रिसोर्सेज इट डज नॉट होल्ड करेंटली। न्यू कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, नया रिसोर्स आपको देखने को मिलेगा जब आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो। आपको बिजनेस गेन करने के लिए नया कंपटीशन और भी जो पुराना होल्डर्स हैं उन लोग को देखने को मिलेगा, और साथ में जो भी नए होल्डर्स हैं वो सब आपको देखने को मिलेगा। डूइंग इज सो कैन प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स, और ये करने पे आपको नया नया बेनिफिट बहुत सारा मिलेगा, सच एज रैपिड ग्रोथ इन रेवेन्यूज और एन इम्प्रूवमेंट इन द लॉन्ग टर्म फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। और साथ में आपको आपका कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन लंबा समय तक चलाने का मौका भी मिलेगा आपका कंपनी के लिए, और ऐसा होगा भी, इम्प्रूवमेंट भी आपका होगा, विच मेक्स रेजिंग कैपिटल फॉर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज ईजियर। और जिसके कारण क्या होगा, आपका कैपिटल ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी ईजियर होने लगेगा, और हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको आपका शेयर में मार्केट प्राइस भी, शेयर प्राइस भी आपका जो कंपनी का है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये भी हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर जाके फाइनेंशियल कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मुझे और कैपिटल गेन, आपके कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आया तो नया उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मुझे आपको और पैसे कहीं से लाने पड़े, इस तरीके से। फिर आता है एक्सेस टू कैपिटल। आफ्टर एन एक्विजिशन एक्सेस टू कैपिटल एज अ लार्जर कंपनी इज इम्प्रूव्ड। एक्विजिशन के बाद जो एक्सेस टू कैपिटल है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही ज़्यादा वो कंपनी को लार्जर बनाने में मदद करता है, इम्प्रूव करता है। स्मॉल बिजनेस ओनर आर यूजुअली फोर्स टू इन्वेस्ट देयर ओन मनी इन बिजनेस ग्रोथ। और जो छोटे प्लेयर्स, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फोर्सफुली इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं कि मुझे आपके कंपनी से प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो मैं आपके कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा और वहाँ से बिजनेस ग्रोथ करूंगा। और इससे दो फायदा होगा कि उस बिजनेसमैन का भी ग्रोथ होगा और आपका भी ग्रोथ होगा। ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्सेस लार्ज लोन फंड्स। और इसके कारण क्या होगा कि आपको नए नए बड़े बड़े लोन फंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई कोई आपको लोन प्रोवाइड भी करना चाहेगा। बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं कि आप उनके पास पैसे तो है लेकिन वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपके साथ आपके हेल्प के थ्रू वो मार्केट में पैसे लगा सकते, तो वो आपको पैसे लाएंगे, आपको ऑफर देंगे कि आप मुझसे 2 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, 100 करोड़ ले लो, मेरे पास ये है। वो लोन फंड्स आपको प्रोवाइड करेंगे। However, with an acquisition there is an ability of a greater level of capital impelling business owners to acquire funds needed without the need to deep into their own pockets। और साथ में जब आपको इस तरीके से होने लगे तो आपको क्या है, एक्विजिशन जब आपका है तो वहाँ पे आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको मार्केट में जाके अपने शेयर को घटाने पड़ेंगे और लोगों को बोलना पड़ेगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे नया प्रोजेक्ट लेकर आना है तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। वहाँ पे आपके पास आपके पॉकेट में खुद उतने पैसे होंगे कि आप कहीं से पैसे नहीं मांगोगे, आपको कहीं से किसी तरह की फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है फ्रेश आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव। Acquisition often help put together a new team of experts with fresh perspectives and ideas and who are passionate about helping the business reach its goal। और ये क्या करता है, जब आपके पास आपके कंपनी के पास एक्विजिशन होता है यानी कि लाभ बहुत होता है, तो आपके ओनर के माइंड में ऐसा प्लान चल रहा होता है कि मुझे अपने कंपनी में नया प्रोजेक्ट लेके आना। तो वो प्रोजेक्ट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा कि आपको नया फ्रेश आइडियाज़ मिलेगा। आप उस स्ट्रैटेजीज़ पे, उस आइडियाज़ पे बात करोगे, उस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करोगे कि मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो नया नया आइडियाज़, नया नया पर्सपेक्टिव्स, नया नया सोच, नया थिंकिंग, ये सब देखने को मिलेगा। और जिसके कारण आपको आपका पैशन और आपका बिजनेस में हेल्प मिलेगा उसका गोल को अचीव करने में। फिर आता है एक्सेस टू एक्सपर्ट्स। एक्सेस टू एक्सपर्ट्स में क्या होता है, व्हेन स्मॉल बिजनेसेस join with larger businesses they are able to access specialists such as financial, legal और human resource specialist। यहाँ पे एक्सेस टू एक्सपर्ट में ये बताया गया कि जो भी छोटे छोटे बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन्स, बिजनेस प्लेयर्स होते हैं वो जब बड़े बिजनेस को
ज्वाइन करते हैं तो उनका क्या होता है, उनका जो स्पेशलिस्ट है उनके अंदर जो स्पेशल चीज़ है जिस कारण से वो मार्केट में है, उन सभी से उनको हेल्प मिलता है और उनका फिनेंशियल कंडीशन भी अच्छा होने लगता है लीगली, और ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट भी अच्छा होने लगता है। इसमें नया नया स्पेशलिस्ट आपको देखने को मिलेगा, नया नया ह्यूमन रिसोर्स आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ एक्विजिशन। डिसएडवांटेज ऑफ एक्विजिशन में क्या आता है, कल्चर क्लासेस में क्या होता है, एक कंपनी यूजुअली हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट कल्चर दैट हैज बीन डेवलपिंग सिंस इट्स इंस्पेक्शन। कल्चर क्लासेस में होता है कि कंपनी जो है वो खुद का कल्चर यूज़ करता है, खुद का कल्चर वो बनाना चाहता है, अपना से वो खुद डेवलप करना चाहता है, डेवलपिंग रहता है, और वो एक इंस्पेक्शन होता है। Acquiring a company that has a culture that conflict with yours can be problematic. Economics, employees and managers from both companies as well as their activities may not integrate as well as anticipated. Employees may also dislike the move, which may breed antagonism एंड एंजिक्सटी। इसमें क्या होता है, कल्चर क्लासेस में क्या होता है, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा होता है जो एमएनसीज होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मल्टीनेशनल कंपनी में आपके फैमिली में कोई काम कर रहा हो तो आपको उसमें कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। जैसे कि कोई फेस्टिवल हुआ, इंडिया में कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर एमएनसीज कंपनी है तो वो लोग हर फेस्टिवल में छुट्टी नहीं देते हैं, वो उनके मुताबिक जो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट लगता है उस फेस्टिवल में छुट्टी देते हैं। तो ये एक कल्चरल क्लैश हो जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स है कंपनी के, एक ही कंपनी के, तो वहाँ पे ये क्लैशेस होने लगता है कि एक बोलेगा कि मुझे छुट्टी चाहिए, एक बोलेगा कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, एक बोलेगा मेरे एम्प्लॉयज़ को छुट्टी चाहिए, एक बोलेगा मेरे एम्प्लॉयज़ को छुट्टी नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है जिसको एम्प्लॉयज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते उस कंपनी का, और उसमें नया नया प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। फिर आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का क्या होता है, एक्विजिशन में लीड टू एम्प्लॉयज़ डुप्लीकेटिंग ईच अदर्स ड्यूटीज़। यहाँ पे एक्विजिशन में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ लीड कर रहे होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे का ड्यूटी को जो है डुप्लीकेट करने लगते हैं, एक दूसरे को देखकर काम करने लगते हैं। When two similar businesses combine, there are big cases where two departments or people do not do the same activity. जब ये कब होता है, जब कोई दो सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे, वो कंपनी अगर मिल जाता है, एक छोटा कंपनी, जैसे कि एक छोटा कंपनी कीबोर्ड बना रहा है और साथ में बड़ा कंपनी कीबोर्ड बना रहा है, और दोनों एक साथ जुड़ जा रहे हैं, तो दोनों कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ है, दोनों कंपनी का डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट जो है एक ही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बड़ा कंपनी का भी आदमी वही काम कर रहा है, छोटा कंपनी का भी आदमी वही काम कर रहा है, तो यही होता है डुप्लीकेट, और सेम एक्टिविटी कर रहा है। दिस कैन कॉज एक्सेसिव कॉस्ट ऑन वेजेस। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो वेजेस, जो भाड़ा है, जो उन लोग का सैलरी है, वो ज़्यादा हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमेशा उनको पेमेंट करना पड़ रहा है, जितना लाभ नहीं हो रहा उतना उनको पेमेंट करना पड़ रहा है, सैलरी देना पड़ रहा है। फिर M&A ट्रांजेक्शन देयर फॉर ऑफन लीड टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब कट्स टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसीज। हाउएवर जॉब कट्स कैन रिड्यूस एम्प्लॉय मोरल एंड लीड टू लो प्रोडक्टिविटी। और इसके कारण क्या होता है, तो कंपनीज क्या करते हैं, कुछ जॉब कट्स करने लगते, कुछ एम्प्लॉय के जो जॉब्स है उसको निकाल देते, जॉब्स एम्प्लॉयज़ को निकाल देते। सब कहते हैं ना कि वो अभी काम कर रहा था लेकिन अभी छोड़ दिया, तो वो छोड़ नहीं देता है, एम्प्लॉय नहीं छोड़ देता, उसको कंपनी छुड़वा देता है। क्योंकि जब कोई कंपनी एक दूसरे कंपनी के साथ मिल जाता है, तो जब एक ही काम कर रहा होता है, तो वो क्यों चाहेगा कि मेरा इतना सारा वर्कर जो है यही काम करते रहे, वो दूसरा करना चाहे। अगर वो एम्प्लॉय दूसरा काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो उसे निकाल दिया जाता है। तो यही होता है डुप्लीकेशन में, और इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाता है और एम्प्लॉय का मोरल भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, जॉब कट्स होने लगते हैं, बहुत लोगों के जॉब छूट जाते हैं। फिर आता है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, द टू कंपनीज इन्वॉल्व इन एक्विजिशन may have distinct objectives
सिंस दे हैव बीन ऑपरेटिंग इंडिविजुअली बिफोर। जब दो कंपनी एक कंपनी के साथ मिल जाते हैं, एक ही कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उनका उसका वो डिस्टिंक्ट हो जाता है, और फिर उनका एक इंडिविजुअली वो लोग ऑपरेशन करते हैं, इंडिविजुअली एक काम करना शुरू कर देते हैं जो वो पहले कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंट द ओरिजिनल कंपनी मे वांट टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट्स। जैसे कि अगर कोई ओरिजिनल कंपनी जिसके साथ वो दूसरा कंपनी काम कर रहा है, वो अगर चाहता है कि अपना मार्केट को बड़ा करे और अपना प्रोडक्शन को बढ़ाए, एक्सपेंड करे, तो उसमें क्या हो जाता है, कंपनी में भी लुकिंग ऑफ कट कॉस्ट। वहाँ पे जो भी कॉस्ट यूज हो रहा है, जो भी कॉस्ट लगने वाला है, उस पे ध्यान देने लगता है कंपनी। और फिर दिस कैन ब्रिंग रेसिस्टेंट विद इन द एक्वेशन दैट कैन अंडरमाइन एफर्ट्स बीइंग मेड। और इसमें बहुत सारा अलग अलग तरीके से अंडरमाइन एफर्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और शुरू हो जाते हैं। फिर आता है poorly matched businesses. A businesses that does not look for expert advice when trying to identify the most suitable company to acquire may end up targeting a company that brings more challenges to the equation than benefits. पुअरली मैच्ड क्या होता है कि बिजनेस में जो भी एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं, जो कुछ भी वो लोग एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई कराने की सोच रहे हैं कि मुझे या बता रहे हैं कंपनी को, वो कितना बार होता है कि सूटेबल नहीं होता और उससे एक्वायर नहीं किया जाता, उस कंपनी का टारगेट को बंद कर दिया जाता है, एंड हो जाता है। और उसमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं जिससे हम लोग को लाभ भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लाभ हो जाता है, पुअर मैच है कंपनी के साथ, बिजनेस के साथ, मार्केट के साथ, तब भी उनको लाभ होने लगता है, बेनिफिट बहुत सारा देखने को मिलता है। दिस कैन डेनी एंड अदरवाइज प्रोडक्टिव कंपनी द चांस टू ग्रो। और इसमें क्या होता है कि कंपनी का चांस बन जाता है, प्रोडक्शन का कंपनी का चांस बन जाता है आगे चलने का। फिर आता है प्रेशर एंड सप्लायर्स। प्रेशर एंड सप्लायर्स में क्या होता है, following an acquisition, the capacity of the supplier of the company may not be enough to provide the additional services, supplies or materials that will needed. This may create production problems. Pressure and suppliers में क्या होता है कि जब एक्विजिशन के कारण बिजनेस एक हो जाता है तो सप्लायर्स का सर्विस देना और प्रोडक्ट को सही तरीके से सही टाइम पे मार्केट में पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि प्रोडक्शन प्रॉब्लम में भी क्रिएट हो जाता है। जैसे कि इसका हम लोग बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे कहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम लोग को ऑनलाइन मार्केट जो हम लोग करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे ऐसे जो सोशल साइट्स है, सोशल एप्लीकेशंस है, उसमें हम लोग जो मार्केटिंग करते हैं, तो हम लोग देखे हैं कि आज वो प्रोडक्ट इन स्टॉक है और ठीक 1 घंटे बाद ही वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, और बहुत दिनों बाद या फिर कुछ दिनों बाद या फिर बहुत देर के बाद हम लोग को वो प्रोडक्ट फिर से देखने को मिलता है, या फिर एक टाइम पीरियड रहता है कि आपको ये प्रोडक्ट कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वही चीज होता है कि जब जब दो कंपनी एक ही प्रोडक्ट को बना रहा है और साथ में मिलकर बना रहा है, तो वहां पे क्या होता है, सप्लाई जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण प्रोडक्शन प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। ये तो था प्रेशर ऑन सप्लायर्स, जो सप्लायर्स के ऊपर प्रेशर होता है। अब आता है यहाँ पे ब्रांड डैमेज। ब्रांड डैमेज में क्या होता है, एक्विजिशन में हर्ट द इमेज ऑफ द न्यू कंपनी और डैमेज विथ एग्जिस्टिंग ब्रांड। और डैमेज ब्रांड में क्या होता है, जो भी एक्विजिशन आया है उससे एक इमेज बन जाता है नया कंपनी को कि उनका जो भी प्रोडक्ट खराब हुआ है वो फिर से ठीक हो जाएगा और वो फिर से एग्जिस्टिंग ब्रांड में आ जाएगा। तो ये तो था डिसएडवांटेज। अब हम लोग इनका डिफरेंस समझेंगे मर्जर और एक्विजिशन का, कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है मर्जर और एक्विजिशन का। द मर्जर इज अ प्रोसेस इन विच मोर देन वन कंपनीज कम फॉरवर्ड टू वर्क एज वन। जब मर्जर होता है, उसका क्या है कि 1 से 2 कंपनी मिलकर एक कंपनी बनाता है। ए कंपनी के साथ मिलकर बी कंपनी मिलके
ए बी कंपनी बनाता है, ए बी या फिर XYZ एक एक्स्ट्रा कंपनी बनाता है। एक्विजिशन में क्या होता है कि ए कंपनी जो है बी कंपनी को ही खरीद लेता है या फिर उसका शेयर ही खरीद लेता है और उसी को वो कंपनी बना देता है, उसी के साथ वो काम कर लेता है, उसी को अपना काम अंडर कंट्रोल कर लेता है। मर्जर क्या होता है, कंसिडर्ड फ्रेंडली एंड प्लान्ड, और ये मर्जर क्या होता है, ये फ्रेंडली भी होता है और बहुत ही वेल प्लान्ड में होता है। और एक्विजिशन क्या होता है, ये बहुत ही हॉस्टाइल और इनवॉलेंटरी होता है। फिर मर्जर क्या होता है, ये कंपनी को नया नाम देता है, नया पहचान देता है। और एक्विजिशन क्या करता है, ये कंपनी का नाम और पहचान सेम रखता है, बस काम दूसरा करता है। फिर टू और मोर कंपनीज दैट कंसिडर ईच अदर ऑन इक्वल टर्म्स यूजुअली मर्ज। और मर्जर क्या करता है कि जब दो कंपनी मिल रहे तो उनका जो कंसिडरेशन है, जो भी इक्वल टर्म्स है उसको एक जैसा रखता है। और एक्विजिशन क्या करता है कि जो भी कंपनी का डिकेट है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी पॉलिसी है, उसको अलग करता है। फिर द पावर डिफरेंस इज ऑलमोस्ट इन नील बिटवीन टू कंपनीज। फिर मर्जर में क्या होता है कि जो भी पावर और जो भी पॉलिसीज है कंपनी के, वो ऑलमोस्ट सेम रखते हैं या फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं रखते हैं। लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है कि जो भी कंपनी का डिकेट है, टर्म है, उस पर डिपेंड करता है कि नया हो सकता है नया डिकेट लेके आ जाए या फिर नया टर्म, नया पॉलिसीज लेके आ जाए। फिर आता है मर्जर में न्यू स्टॉक शेयर आर इशूड, नया स्टॉक बनता है, नया शेयर इशूड होता है मार्केट में। और इसमें एक्विजिशन में क्या होता है कि कोई शेयर और कोई स्टॉक इशूड नहीं होता है, जो शेयर और जो स्टॉक है वही चल रहा होता है। यही होता है डिफरेंस मर्जर और एक्विजिशन का। दोस्तों यहाँ पे मैंने मर्जर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, बहुत सिर्फ यहाँ पे जो भी डिफरेंस में मैंने वही बताया। अगर आपको मर्जर के ऊपर भी टॉपिक चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइक स्टडी पॉइंट के साथ।